नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। बिहार में एक जगह है किशनगंज, आप सभी ने नाम ज़रूर सुना होगा। ये उत्तर बिहार का इलाका है और इसी किशनगंज ज़िले की ये वारदात है जिसके बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। किशनगंज से पिछले महीने यानी 25 जनवरी 2025 की तारीख को एक शख्स गायब हो गया। ये आदमी जो है वो ट्रैक्टर चलाने का काम करता था, ट्रैक्टर ड्राइवर था और किसी का ट्रैक्टर ऑपरेट किया करता था, चलाया करता था। इसका नाम था टिंकू। टिंकू घर से निकला, काम पर गया, ट्रैक्टर लेकर जहां उसको जिस जगह काम के लिए भेजा गया था वहां पर भी पहुंचा। लेकिन शाम तक जब उसे लौट कर आना था वो लौट कर नहीं आया। ट्रैक्टर का जो मालिक है पहले तो वो परेशान हुआ, फिर घर वाले भी परेशान हुए और दिक्कत ये थी कि उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। ऐसे में जो ट्रैक्टर मालिक है उसने पुलिस स्टेशन का रुख किया और उसने टिंकू की ट्रैक्टर समेत गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई। शक तो इसी बात का था कि शायद टिंकू ट्रैक्टर लेकर कहीं भाग गया है। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था क्योंकि टिंकू कई सालों से ट्रैक्टर चला रहा था और जो ट्रैक्टर का मालिक था अजनेंद्र, वो भी टिंकू को बहुत समय से जानता था। तो वो चोरी करेगा, ट्रैक्टर लेकर भाग जाएगा, इस बात की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद सच्चाई तो यही थी कि ट्रैक्टर भी गायब था, टिंकू भी गायब था। तो जो गाड़ी का मालिक था उसे रिपोर्ट तो लिखवानी थी। तो उसने लोकल पुलिस स्टेशन में टिंकू की गुमशुदगी और ट्रैक्टर के गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की छानबीन शुरू कर दी। और जैसा कि आप जानते हैं, किसी आदमी के गायब हो जाने पर आम तौर पर मैंने ये देखा है पुलिस जो है वो बहुत सीरियसली काम नहीं करती है अनलेस एंड अनटिल जब तक उस मामले में कोई बड़ी मिसहैपनिंग की बात सामने ना आ जाए। क्योंकि पुलिस ये मानकर चलती है कि कोई बालिग आदमी अगर कहीं गया है तो अपनी मर्जी से चला गया होगा। किडनैपिंग का मामला तो यह है नहीं, ऐसा पुलिस मानकर चलती है, मैंने ये देखा है। तो इस मामले में भी वही हुआ। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट अजनेंद्र कुमार ने ज़रूर दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और देखा जाए तो वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इधर जो ट्रैक्टर ड्राइवर था टिंकू, उसके घर वाले काफ़ी परेशान थे। परेशान होना लाजमी था। घर में वाइफ, एक बेटा और भी दूसरे नाते रिश्तेदार, सारे लोग बहुत व्याकुल थे कि टिंकू कहाँ चले गए। दिन गुजरते रहे, 1 2 3 4 और गुजरते गुजरते 13 दिन गुजर गए। 13वें दिन टिंकू जहाँ का रहने वाला था वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है जिस गांव का नाम है नया टोला। उस नया टोला गांव में 7 फरवरी को एक किसान को अपने खेत में एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। वो दृश्य क्या था? वो था ज़मीन के अंदर से बाहर निकला हुआ एक इंसानी हाथ। आमतौर पर जिस तरह से आप फिल्मों में या खासकर हॉरर फिल्मों में देखते हैं ना, कुछ उसी तरह का मंजर था। शव नहीं था, नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एक हाथ जो है वो ज़मीन से बाहर यूं निकला हुआ था, अकड़ा हुआ। किसान ने जब ये देखा तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, घबरा गया वो। उसने फ़ौरन गांव वालों को बुलाया, शोर मचाया और जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये हाथ जो है वो ज़मीन से बाहर इसलिए निकल आया है क्योंकि इसके नीचे कोई लाश है जिसे दफनाया गया है और उस लाश को लावारिस लाश को कुछ कुत्ते जो है वो नोच रहे थे और कुत्तों के नोचने की वजह से उस जगह की मिट्टी हट गई थी और वो हाथ बाहर निकल आया था। अब जब ये मंज़र नया टोला के निवासियों ने देखा तो वो सकते में आ गए। अब जाहिर है किसी के खेत में अगर कोई और आदमी कहीं किसी की लाश दफना के चला जाए तो मामला नेचुरल डेथ का तो हो नहीं सकता। खेत का जो मालिक है वो बहुत परेशान हुआ, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उस डेड बॉडी को अब मिट्टी से खुदवा कर बाहर निकलवाया। उधर किशनगंज में ही टिंकू की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज हो चुकी थी। उसी एज ग्रुप के एक आदमी की लाश मिली थी तो पुलिस ने टिंकू के घर वालों को बुलाया, उसके बेटे को और बीवी को। लाश की हालत ऐसी थी जिसे देखकर पहचान पाना नामुमकिन था। उसकी वजह यह थी कि एक तो लाश, आपको पता ही है, जो बंदा गायब हुआ था उसके गायब हुए जो है 13 दिन गुजर चुके थे और अब लाश मिल रही थी। तो जाहिर है ऐसा तो है नहीं कि कत्ल कल ही हुआ होगा, बहुत मुमकिन है कि 13 रोज़ पहले जिस दिन गायब हुआ हो उसी दिन कत्ल हो गया हो। तो लाश इस हाल में नहीं थी कि उसकी पहचान हो पाती, लेकिन उसके जो कपड़े थे उन कपड़ों को जब घर वालों ने देखा गौर से तो उन्हें समझ में आया कि ये सारे कपड़े जो हैं वो टिंकू के ही हैं। अपीयरेंस वाइज वही लग रहा था। तो पुष्टि हो गई
बीवी जो है वो दहाड़े मार कर रोने लगी, बेटा भी फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने पहचाना कि ये उन्हीं के पति और उन्हीं के पिता टिंकू की ही लाश है। अब एक बात क्लियर हो गई कि जो आदमी 13 रोज़ पहले गायब हुआ था वो आदमी अपनी मर्जी से नहीं भागा, बल्कि उसे किसी ने अगवा किया और उसकी हत्या कर दी। अब इस सिलसिले में घर वालों के बयान पर पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस की तफ्तीश जो है वो थोड़ी सीरियस तरीके से चालू हुई, जो तफ्तीश इससे पहले होनी चाहिए थी। लगता है पुलिस को भी लाश का इंतज़ार था। पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी थी और 13 दिन बाद जब लाश मिली तब पुलिस जो है वो हरकत में आई। पुलिस ने इस मामले की छानबीन तेज़ की और ये पता लगाना शुरू किया कि टिंकू की किससे दुश्मनी थी, किससे दोस्ती थी। दुश्मनी की जहाँ तक बात करें तो ये पता चला कि टिंकू की किसी से दुश्मनी नहीं थी। खासकर घर के लोगों को तो पता ही होता है कि अगर दुश्मनी या नाराज़गी किसी से हो, कम से कम किसी और को पता हो ना हो, आदमी अपनी वाइफ से जाके शेयर तो करता ही है, बताता है कि आज उससे लड़ाई हो गई या कुछ ऐसा। तो टिंकू ने कभी ऐसी कोई बात नहीं बताई, तो कोई दुश्मनी की थ्योरी या कहानी जो है वो सामने समझ में नहीं आई। अब लोगों को ये लगने लगा कि अगर दुश्मनी नहीं थी तो एक आदमी को जो ट्रैक्टर चलाता है उसकी हत्या क्यों की जाएगी। मतलब कोई लूटपाट करके बहुत पैसा भी नहीं मिलना। और रही बात ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर की लूट अगर इसकी वजह है तो फिर उसकी जांच भी होनी चाहिए। तो पुलिस अब तमाम एंगल से इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। दुश्मनी का एंगल पुलिस के जहन में तो था, लेकिन उस एंगल पर पुलिस को कोई लीड नहीं मिल रही थी। अब पुलिस ने सोचा कि क्यों ना ट्रैक्टर के बारे में ही पता किया जाए कि वो ट्रैक्टर कहाँ है। तो जिस जगह पर ये बॉडी मिली थी पुलिस को लगा कि हो सकता है ट्रैक्टर भी कहीं इर्द गिर्द हो। आसपास के इलाकों में पुलिस ने तलाशी की शुरुआत की। पुलिस ने स्निफर डॉग्स की भी मदद ली, खोजी कुत्तों को बुलाया और साथ ही कुछ मुखबिरों को भी टिंकू की बॉडी और पूरे केस के बारे में बताया और कहा कि हमें एक ट्रैक्टर की तलाश है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस अगर कोशिश करती तो शायद पहले ही मामला सुलझता। पुलिस की 13 दिन बाद शुरू हुई ये कोशिश जो है वो रंग लाने लगी। कुछ ही घंटों के बाद पुलिस को उसी नया टोला गांव में वो ट्रैक्टर भी मिल गया जो ट्रैक्टर टिंकू चलाया करता था। और वो ट्रैक्टर था बंशी नाम के एक आदमी के घर पर पार्क्ड, यानी वहीं रखा हुआ था। टिंकू का ट्रैक्टर अगर बंशी के घर में था तो बंशी इस पूरे वाक़े से अनजान तो हो नहीं सकता था। तो पुलिस पहुंची बंशी के घर और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उससे जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने पहले इधर उधर की तमाम कहानियाँ सुनाई, लेकिन जब पुलिस अपने पर उतर आई, सख्ती पर उतर आई, तो उसने ये कबूल किया कि हाँ, टिंकू की हत्या हुई है। लाश जो बरामद हुई है वो हत्या का ही नतीजा है और इस हत्या में वो शामिल है, लेकिन वो अकेला शामिल नहीं बल्कि उसके साथ 4-5 और दोस्त हैं जो टिंकू की हत्या करने में इन्वॉल्व हैं। लेकिन सवाल यह है कि टिंकू की हत्या इन लोगों ने क्यों की और मोटिव क्या था। तो इसका जवाब भी बंशी से पूछताछ में पता चला। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको मोटिव बताऊं, आप ये जानिए कि बंशी की निशानदेही पर इसके बाद पुलिस ने उसी नया टोला गांव से 24 घंटे के दरमियान 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उनमें एक लड़का और था जो ट्रैक्टर ही चलाया करता था, जिसका नाम है संतोष। उसे भी पुलिस ने पकड़ा और बंशी को भी पकड़ा। ये सारे लोग ट्रैक्टर ऑपरेटर ही थे, ट्रैक्टर ही चलाते थे, तो ट्रैक्टर ड्राइवर रेदर मुझे ये कहना चाहिए। तो संतोष को जब पुलिस ने पकड़ा तो इस कत्ल की असली कहानी सामने आई। असल में संतोष के साथ टिंकू की तकरीबन 7 साल पुरानी दोस्ती थी और इसी दोस्ती की वजह से उसका संतोष के घर में आना जाना भी था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन कालांतर में हुआ ये कि ये जो टिंकू है उसका अफेयर संतोष की भाभी के साथ शुरू हो गया। यानी जब संतोष गैर हाजिर रहता या उसके भैया घर में नहीं होते, टिंकू उसके घर फटकता, वहाँ भाभी होती, भाभी के साथ वो वक्त गुजारता और निकल जाता। कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। और शहरों में तो बड़ी घनी आबादी है, दिल्ली में कोई एक जगह से दूसरी जगह निकल जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन किससे मिल रहा है। लेकिन गाँवों में ऐसा नहीं है, गाँव में लोगों को एक दूसरे की खबर होती है। तो जब ये टिंकू संतोष के घर में उनकी गैरहाजिरी में आने जाने लगा तो फिर संतोष को और उसके भाई को भी टिंकू के बारे में जानकारी मिल गई और ये बात संतोष को बहुत नागवार गुजरी। उसे लगा कि यार ये बिल्कुल गद्दारी वाली बात है, मेरा दोस्त है और मेरी ही भाभी से अफेयर। तो संतोष इस बात से आग बबूला था और ये सिलसिला तकरीबन 2 सालों से चल रहा था। इसके बाद संतोष ने अपने दोस्त बंशी को अपने साथ मिलाया, 3-4 और दोस्तों को साथ में लिया और सब मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें टिंकू की हत्या कर देनी चाहिए।
प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने 25 जनवरी को टिंकू को एक आइसोलेटेड जगह पर, यानी एक सुनसान जगह पर बुलाया, जहां से वो आमतौर पर नदी के किनारे से बालू ट्रैक्टर में लादा करते थे, यानी रेत का खनन किया करते थे। उस जगह पर बुलाया। आप समझ सकते हैं, नदी के किनारे सुनसान जगह जहां बालू की खुदाई होती हो, रेत की खुदाई होती हो, उसकी ढुलाई होती हो, वहाँ पर आमतौर पर तो आबादी और लोगों की आवाजाही होती नहीं। तो ऐसी जगह पर टिंकू को उन ट्रैक्टर ड्राइवरों ने बुलाया। टिंकू चूँकि खुद ट्रैक्टर ड्राइवर था, उसे लगा कि कोई बात होगी, बुला रहा है, वो चला गया। और वहाँ जाने के बाद फिर संतोष ने और बंशी ने और बाकी लोगों ने मिलकर टिंकू को बुरी तरह से पीटा। उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो अधमरा हो गया। हालांकि उसकी जान नहीं गई थी, गौर कीजिएगा, वो अधमरा हो गया। और अधमरा हो जाने के बाद उसी हालत में उन लोगों ने मिट्टी खोदी वहाँ पर। वो मिट्टी ऐसे भी नदी के किनारे वाली मिट्टी थी जो बलुआही मिट्टी होती है, खोदना आसान होता है। वहाँ मिट्टी खोदी, खेत ही था पास में जहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, नदी के किनारे। तो उस खेत में उन लोगों ने मिट्टी खोदी और मिट्टी खोदने के बाद टिंकू को उस गड्ढे में जिंदा दफना दिया। यानी तब तक टिंकू की सांसें चल रही थी, वो मरा नहीं था। उसे जिंदा दफना दिया और दफनाने के बाद ये सारे लोग अपने अपने घर चले गए। इन्हें पूरा यकीन था कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे। ट्रैक्टर डिस्पोज ऑफ करना था, लेकिन उन्होंने सोचा कि ठीक है, रात के अंधेरे में ले जाकर घर में अंदर पार्क कर देंगे, किसी को क्या पता चलेगा। आने वाले दिनों में या तो कबाड़ी को बेचेंगे या टुकड़े कर देंगे, जो भी करेंगे, लेकिन किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो ये जो 5-6 दोस्तों ने मिलकर प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद टिंकू की हत्या कर दी, ट्रैक्टर छुपा दी और इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन पुलिस को जब मौत का पता चला और जब पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की, तो ये कहानी सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि जब उस आदमी को मिट्टी में दफनाया गया था तब वो जिंदा था, क्योंकि उसके सांसों की नली में, ट्रैकिया में कुछ धूलकण और मिट्टी के अवशेष जो है वो मिले हैं। और ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब किसी इंसान की सांस चल रही होती है और उसको अगर कहीं मिट्टी में दफना दिया जाए या किसी प्रदूषित जगह पर छोड़ दिया जाए या कहीं उसको किसी एनक्लोजर में, क्लोज्ड एनक्लोजर में रखा जाए, तो जो भी चीज़ें वो इनहेल करता है, उसके बारीक कण, जिसे इंग्लिश में रेमिनेंट्स भी कहते हैं, वो जो है वो सांस की नली में जज्ब हो जाते हैं, जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका भी पता चला और इस तरह से ये बात क्लियर हुई कि एक आदमी को इन लोगों ने, उसी के दोस्तों ने जिंदा जो है वो दफना दिया और उसकी जिंदा दफना कर हत्या कर दी। तो ये थी पूरी कहानी। अब एक सवाल मेरे मन में ये भी है, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ बताइएगा। वो ये कि अफेयर अगर संतोष की भाभी से था तो जाहिर है भाई इस मामले में सिर्फ टिंकू का तो दोष है नहीं, दोष तो संतोष की भाभी का भी है, जिसे कम से कम अपने ऊपर काबू रखना चाहिए था। अगर टिंकू एक मैरिड आदमी है, शादीशुदा और जिम्मेदार आदमी है, तो संतोष की भाभी पर भी वो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब कत्ल करने की बारी आती है तो अक्सर मैंने देखा है कि इंसान जो है वो सामने वाले का कत्ल कर देता है, अपने घर के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये मेरा ये कहने का मतलब कतई नहीं है कि संतोष को अपनी भाभी की जान ले लेनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून हाथ में लेने का मैं कतई हिमायती नहीं हूँ और नहीं मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मोरल पुलिसिंग ही करनी है, अगर किसी को सज़ा ही दिलानी है तो पुलिस के पास जाना चाहिए, और सज़ा अगर दिलानी है तो दोनों के बारे में कंप्लेन होनी चाहिए। आप अपने लोगों को तो सेव कर लो और उसी जुर्म में अगर कोई गैर है तो उसे आप सज़ा दे दो और उसकी हत्या कर दो, जिंदा दफना दो। ये कहाँ का इंसाफ है। तो खैर ये मेरे हिसाब से बड़ी अजीब और अटपटी सी बात है। इंसान सिर्फ अपनी सोचता है और दूसरों के बारे में बिल्कुल भूल जाता है। उसे ये याद नहीं रहता कि अगर वो दूसरे की जान लेगा तो कानून कल को उसके साथ क्या कर सकता है। तो खैर इस मामले में आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रीवियस स्टोरी जो मैंने आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से महाराष्ट्र के पालघर में शिवसेना के एक नेता गायब हो गए और बाद में कई दिनों के बाद गुजरात में एक गहरे खान के तालाब में वो गाड़ी समेत पानी के अंदर तकरीबन 42 फीट नीचे दफन मिले। क्या थी वो कहानी, अगर वो आप सुनना जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए, मैं आप उसे सुन सकते हैं। आइए कुछ कमेंट्स जो है मैं पढ़ता हूँ। निवेदिता गुप्ता जी ने कमेंट किया था उस स्टोरी पर। उन्होंने कहा है कि आज की कहानी में पुलिस डिपार्टमेंट की एक अच्छे प्रयत्न की कहानी है। थैंक्स फॉर शेयरिंग, गॉड ब्लेस यू हमेशा। थैंक यू वेरी मच। तेंजिन है हमारी दर्शक, थैंक यू सुप्रतिम साहब एंड टीम। उन्होंने लिखा है सतीश कुमार बनर्जी सर, सत श्री अकाल। आप बहुत अच्छी तरह घटना को एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम उस घटना को अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। थैंक यू वेरी मच सतीश।
करवासरा, अगर मैं सरनेम सही पढ़ रहा हूँ तो यही है, उन्होंने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा है कि स्टोरी का नरेशन उनको अच्छा लगा। इसरार शेख साहब महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने भी उसी लाइन पर बात की है। पीके चंद्रा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जगदीश चांडेगड़ा साहब गुजरात से हैं, रेगुलर लिसनर हैं हमारे, कमेंट्स करते हैं, थैंक यू वेरी मच। कुलदीप समथिंग है सरनेम, आगे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। दिवस शाह हैं, इन्होंने बताया अपने बारे में कि वो नेपाल के रहने वाले हैं और कुवैत से इस वक्त हमारी कहानी सुन रहे हैं। तो ये शाह सरनेम जो है वो ऐसे तो गुजरात में होते हैं, हमें पता है, हमारे गृह मंत्री भी गुजरात से हैं, अमित शाह साहब। तो शाह क्या नेपाल में भी होते हैं? दिवस आप प्लीज़ बताइए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका रूट कहीं गुजरात का हो। प्रदीप भाम्बू जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, इन्होंने भी कमेंट किया है। आदित्य यादव दुबई से हमें देखते हैं, बहुत स्वागत आपका। पुखराज चौधरी जोधपुर ज़िले से हैं, राजस्थान से, और वो बताते हैं कि हमारी जानकारी उन्हें अच्छी लगती है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं। कमलजीत कौर, हेलो सुप्रतिम, उन्होंने बहुत बड़ा सा हेलो लिखा है और उन्होंने लिखा है कि स्वेटर जो है, जो मैंने प्रीवियस डे पहना था, वो जंच रही है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। जमपाल सल्दोन ये नाम है, और ऑब्वियसली इसलिए मैं थोड़ा सा ये नाम है कह के थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि सरप्राइज्ड हो रहा था, क्योंकि ये नाम आमतौर पर भारत में तो सुनने को नहीं मिलता। तो आप भूटान से हैं, तो ऑब्वियसली बहुत फ्रेंडली नेम नहीं है मेरे लिए। इस नाम का मतलब क्या है जमपाल साहब, आप अगर हो सके तो हमें ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत स्वागत आपका, थैंक्स फॉर कमेंटिंग। पिंकी चारण ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। वसावा चंद्र सिंह ने कमेंट किया, ये गुजरात से हैं, वडोदरा से, और व्हेनेवर यू मेंशन माय नेम यू मेक माय डे। सुजाता जी हैं, ये टोरंटो से, और थैंक यू वेरी मच, हमारी रेगुलर लिसनर हैं। शंकर दयाल मिश्रा, दादा नमस्कार उन्होंने लिखा है, नमस्कार मेरा भी स्वीकार कीजिए। उत्कर्ष जी हैं, ये हॉलीवुड के नाम से इनका एक आईडी है। उन्होंने कहा है कि गुड नरेशन सर जी, आज के समय में कोई रिश्ता अपराध से अछूता नहीं है। उत्कर्ष फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। सो सैड स्टोरी, एनीवे एक्सप्लेन वेरी नाइसली, थैंक यू। आपकी कहानी रोज़ सुनती हूँ, ऐसा लिख रहे हैं राकेश वार्षणे, सॉरी सुनता हूँ, हाँ तो सही लिखा। मैं ये सोच रहा था कि शायद आईडी किसी की है और कमेंट कोई और कर रहा है। कई बार होता है ना कि अपने किसी फैमिली मेम्बर के आईडी से भी कोई कमेंट करता है। राघवेंद्र तिवारी जी ने भी अपनी बात रखी है, स्वागत आपका। गुरप्रीत सिंह जी हैं, और नीलेश शंकर ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। सारे लोगों का बहुत धन्यवाद, ये वलसाड गुजरात से हैं। आज की कहानी पर प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।